ये भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उदय सिंह की एक प्रिय रानी थी, रानी भटियाणी, जिनका नाम धीरबाई था। उनके प्रभाव में आकर उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप की बजाय धीरबाई के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जगमाल को, प्रताप को नहीं? ये तो फिर से विवाद का कारण बना होगा। बिल्कुल, और यहीं से मेवाड़ के सबसे महान योद्धा महाराणा प्रताप के संघर्ष की कहानी शुरू होती है। हाँ, अब आते हैं महाराणा प्रताप पर। माइंड मैप में अगला नाम उन्हीं का है। जी, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है प्रताप, 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप, ये नाम ही काफी है। मेवाड़ का स्वाभिमान, भारत का गौरव। इनका जन्म, माता पिता? ये महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के अखिराज सोनगरा चौहान की बेटी थी। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले के अंदर एक छोटा महल है कटारगढ़, उसके भी अंदर बादल महल में हुआ था। कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। बचपन में इन्हें कीका कहते थे ना? हाँ, भील समुदाय के लोग जिनके बीच इनका बचपन बीता, वो छोटे बच्चों को प्यार से कीका कहकर बुलाते थे। तो बचपन में प्रताप कीका नाम से लोकप्रिय थे। तो जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो जगमाल को गद्दी मिलनी थी उनके अनुसार, पर प्रताप राजा कैसे बने? जैसा आपने कहा, उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था। जब उदय सिंह का गोगुंदा में दाह संस्कार हो रहा था तो परंपरानुसार जगमाल को वहां नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगला राजा दाह संस्कार में शामिल नहीं होता था। लेकिन जगमाल वहां मौजूद था और गद्दी पर बैठने की तैयारी कर रहा था। तो सरदारों ने विरोध किया? हाँ, मेवाड़ के 2 प्रमुख सरदार थे, खासकर प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा और ग्वालियर के राम सिंह तंवर, जो अपना राज्य खोकर मेवाड़ में थे। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रताप ही ज्येष्ठ पुत्र हैं और योग्य भी, वही महाराणा बनेंगे। उन्होंने वहीं गोगुंदा में उदय सिंह की चिता के पास ही प्रताप का राजतिलक कर दिया, 28 फरवरी 1572 को। गोगुंदा में ही? हाँ, इसे ही राजमहल क्रांति कहते हैं। हाँ, इसे एक तरह की शांतिपूर्ण क्रांति या सरदारों का निर्णायक हस्तक्षेप माना जाता है, जिसने जगमाल को हटाकर प्रताप को उनका हक दिलाया। बाद में प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में हुआ। और जगमाल का क्या हुआ? जगमाल नाराज होकर मेवाड़ छोड़कर अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर दे दी और बाद में सिरोही का आधा राज्य भी दे दिया। वो 1583 में दत्ताड़ी के युद्ध में सिरोही के राव सुल्तान के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तो प्रताप के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो अकबर ही था। निश्चित रूप से अकबर उस समय हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था। वो चाहता था कि प्रताप भी बाकी राजपूत राजाओं की तरह उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। इसके लिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 बार अपने दूत भेजे। 4 दूत मंडल कौन कौन थे वो? ये सवाल बहुत आता है परीक्षाओं में। हाँ, ये क्रम याद रखना जरूरी है। सबसे पहले 1572 में जलाल खां कोर्ची को भेजा। फिर 1573 में 3 दूत आए। पहले आमेर के राजकुमार मानसिंह कछवाहा, फिर मानसिंह के पता भगवंत दास और आखिर में राजा टोडरमल, जो अकबर के वित्त मंत्री थे। JMBT, जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। बिल्कुल, आप इस तरह याद रख सकते हैं। जमा भट्टो, जलाल खान, मा मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। जमा भट्टो, ये अच्छी ट्रिक है। तो क्या प्रताप माने? नहीं, प्रताप ने सभी दूतों का सम्मान किया, पर अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मेवाड़ की स्वतंत्रता को गिरवी नहीं रखेंगे। वो संघर्ष का रास्ता चुनेंगे, पर झुकेंगे नहीं। और फिर हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। जी हाँ, जब बातचीत से बात नहीं बनी तो अकबर ने युद्ध का फैसला किया। 18 जून 1576, कुछ इतिहासकार 21 जून भी मानते हैं, को राजसमंद जिले में हल्दी घाटी नामक तंग दर्रे के पास यह ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में सेनापति कौन थे दोनों तरफ से? प्रताप की सेना का नेतृत्व मुख्य रूप से तो वो खुद कर रहे थे, लेकिन हरावल यानी सेना की सबसे आगे वाली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां सूर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक पठान मुस्लिम प्रताप की सेना का मुख्य सेनापति हरावल का था। हाँ, ये प्रताप की सेना की धर्मनिरपेक्षता दिखाता है। चंद्रावल में कौन था पीछे की टुकड़ी में? चंद्रावल का नेतृत्व भील सेना नायक राणा पूंजा भील कर रहे थे। भीलों ने इस युद्ध में गुरिल्ला पद्धति से मुगलों को बहुत परेशान किया। प्रताप की सेना में ग्वालियर के राम सिंह तंवर और उनके पुत्र भामाशाह और उनके भाई ताराचंद, झाला मान या बीदा, कृष्णदास चुंडावत जैसे कई वीर शामिल थे। और मुगल सेना का सेनापति मानसिंह थे ना? हाँ, अकबर खुद नहीं आया था। उसने अपनी सेना का प्रधान सेनापति आमेर के मानसिंह कछवाहा को बनाया था और उनका सहायक था आसफ खान।
मुगल सेना में भी कई राजपूत राजा और सरदार थे जो अकबर के साथ थे। तो राजपूत के खिलाफ लड़ रहे थे। हाँ, ये विडंबना थी। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। शुरुआत में प्रताप की सेना ने मुगलों पर जोरदार हमला किया और उनके पैर उखाड़ दिए। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। फिर क्या हुआ? लेकिन मुगल सेना के एक आरक्षित दस्ते के कमांडर मेहतर खान ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद सेना लेकर आ रहे हैं। इससे भागती हुई मुगल सेना रुक गई और फिर से लड़ने लगी। युद्ध का पासा पलटने लगा। प्रताप घायल भी हुए थे। हाँ, युद्ध के दौरान प्रताप दुश्मनों से घिर गए थे। उनके सिर पर चोट लगी। तब झालामान या झालाबीदा, दोनों नाम मिलते हैं, ने आगे बढ़कर प्रताप का राजमुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया ताकि मुगल सैनिक उन्हें ही प्रताप समझें। उन्होंने प्रताप से आग्रह किया कि वो युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकल जाएं। झालामान ने अपना बलिदान दिया प्रताप के लिए। जी हाँ, मुगल सैनिक झालामान को प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े और झालामान वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप को सुरक्षित युद्ध से बाहर निकाल लिया गया। और चेतक, प्रताप के घोड़े का क्या हुआ? प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक भी इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया था। उसने एक पैर जख्मी होने के बावजूद प्रताप को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से दूर एक बरसाती नाला पार करवाया। नाला पार करते ही चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। बलीचा गांव राजसमंद में आज भी चेतक का स्मारक बना हुआ है। चेतक के स्वामी भक्ति भी अमर है। प्रताप का हाथी भी था ना, रामप्रसाद? हाँ, प्रताप का प्रिय हाथी था रामप्रसाद। वो भी बड़ी वीरता से लड़ा, पर उसे मुगलों ने पकड़ लिया। अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। पर कहते हैं रामप्रसाद ने मुगलों का अन्न जल ग्रहण नहीं किया और कुछ दिनों में प्राण त्याग दिए। जानवरों में भी इतनी वफादारी। तो हल्दी घाटी युद्ध का नतीजा क्या निकला? कौन जीता? इस युद्ध के नतीजे पर इतिहासकारों में मतभेद है। कोई इसे अनिर्णायक युद्ध मानता है, कोई इसमें अकबर की सामरिक विजय मानता है, क्योंकि प्रताप को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। लेकिन अकबर का मुख्य उद्देश्य प्रताप को पकड़ना या मारना या अधीन का स्वीकार करवाना, वो पूरा नहीं हुआ। प्रताप आजाद रहे और उनका संघर्ष जारी रहा, तो नैतिक विजय प्रताप की ही मानी जाती है। युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद अकबर ने मेवाड़ पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की। उसने गोगुंदा और उदयपुर पर कब्जा कर लिया। उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद भी रख दिया था कुछ समय के लिए। तो प्रताप कहाँ रहे? प्रताप ने हार नहीं मानी। वो अरावली की पहाड़ियों में चले गए और वहीं से मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ मुगल चौकियों पर अचानक हमले करके उन्हें बहुत परेशान किया। अकबर ने उन्हें पकड़ने की और कोशिशें की? हाँ, अकबर ने कई बार सेना भेजी। शाहबाज खान को 3 बार भेजा गया, 1577, 78 और 79 में। 1578 में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ का किला भी जीत लिया था, जो प्रताप के लिए बड़ा झटका था, पर यह कब्जा अस्थायी रहा। और भी अभियान हुए। अब्दुल रहीम खाने खाना को भी भेजा था। जी हाँ, 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को मेवाड़ का सूबेदार बनाकर भेजा। लेकिन प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर नामक स्थान पर छापा मारकर खाने खाना के परिवार, उनकी बेगमों और बच्चों को बंदी बना लिया। अमर सिंह ने बंदी बना लिया? फिर जब प्रताप को यह पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने अमर सिंह को आदेश दिया कि खाने खाना के परिवार को पूरे सम्मान के साथ वापस भेज दिया जाए। ये प्रताप के ऊंचे चरित्र का प्रमाण है कि उन्होंने दुश्मन की महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होने दिया। ये वाकई महानता की निशानी है। इस संघर्ष के दौरान प्रताप को आर्थिक तंगी भी आई होगी। हाँ, बिल्कुल। लगातार युद्धों से मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब प्रताप को लगा कि उन्हें मेवाड़ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी उनके बचपन के मित्र और मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद सामने आए। भामाशाह, इनका नाम दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। जी, भामाशाह ने चूलिया गांव चित्तौड़गढ़ में प्रताप से भेंट की और अपनी पूरी निजी संपत्ति, कहा जाता है करीब 25 लाख रुपए और 20,000 सोने की अशर्फियां प्रताप को सौंप दी, ताकि वो सेना का पुनर्गठन कर सकें और संघर्ष जारी रख सकें। इतना बड़ा दान! हाँ, इस दान से प्रताप को बड़ी राहत मिली। इसीलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक, दूसरा हम्मीर के बाद, और मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है। उनका ये त्याग अतुलनीय है। इस मदद के बाद क्या प्रताप ने फिर से मुगलों को चुनौती दी? हाँ, 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ राजसमंद में। इस युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है, क्योंकि ये एक लंबी और निर्णायक लड़ाई साबित हुई। दिवेर का युद्ध? हाँ। इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में प्रताप की सेना का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह ने किया। उन्होंने मुगल सेनापति सिरमा सुल्तान खान पर इतनी जोर से भाले का वार किया कि भाला सुल्तान खान और उसके घोड़े को चीरता हुआ जमीन में धंस गया।
ये दृश्य देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई। अमर सिंह ने इतना जबरदस्त वार जी किया। हाँ, दिवेर की जीत प्रताप के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद प्रताप ने एक-एक करके मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर, चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर फिर से अधिकार कर लिया। तो उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया लगभग। हाँ, 1585 में उन्होंने लूणा चावंडिया नाम के एक स्थानीय सरदार को हराकर चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। चावंड अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही, प्रताप के बाद अमर सिंह के समय तक। चावंड को राजधानी बनाया। यहाँ रहते हुए उन्होंने क्या किया? यहाँ रहते हुए प्रताप ने सिर्फ युद्ध ही नहीं किया, बल्कि शासन व्यवस्था को सुधारा, कला को प्रोत्साहन दिया। चावंड चित्रकला शैली का विकास इसी समय हुआ। उन्होंने यहाँ चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। मतलब शांति काल भी मिला उन्हें कुछ। हाँ, जीवन के अंतिम 12 वर्ष 1585 से 1597 अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे। अकबर ने भी शायद समझ लिया था कि प्रताप को झुकाना नामुमकिन है, तो उसने मेवाड़ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु युद्ध में नहीं हुई। कहा जाता है कि चावंड में अपने धनुष की प्रत्यंछा यानी डोरी चढ़ाते समय उन्हें अंदरूनी चोट लग गई थी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में चावंड में ही उनका देहांत हो गया। धनुष की डोरी चढ़ाते हुए चोट लगने से। हाँ, एक वीर का अंत इस तरह हुआ। उनका अंतिम संस्कार चावंड के पास बॉन्डोली, उदयपुर के पास गांव में केजड़ बांध के किनारे किया गया। वहां आज भी उनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, जो उनकी सादगी और महानता की याद दिलाती है। महाराणा प्रताप सचमुच एक युग पुरुष थे। उनके बाद गद्दी पर कौन बैठा? उनके बेटे अमर सिंह? जी हाँ, प्रताप के बाद उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम शासक बने।